चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। किसी को डाउट, मैंने पूछा था किसी को डाउट है क्या, उन्होंने बोला नहीं है डाउट। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। ट्रिपल टी डायग्राम, ये ट्रिपल टी डायग्राम था, किसी एक टेम्परेचर के लिए अपन ने फिक्स किया था ट्रिपल टी डायग्राम। ये ट्रिपल टी डायग्राम था 675 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू परलाइट। ठीक है, फिर इसके बाद माइक्रो स्ट्रक्चर देखा, फाइन परलाइट, कोर्स परलाइट के बारे में पढ़ा अपन ने। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बेनाइट, बेनाइट फॉर्मेशन कहाँ होता है, 540 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 540 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक अगर अपन कूल करते हैं, फिर उसके बाद उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेनाइट मिलता है। फिर इसके बेनाइट का अपन ने माइक्रो स्ट्रक्चर देखा था अलग, अपर बेनाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर आपको अलग दिख रहा है, पर दोनों के में दिख रहा होगा शेल, दोनों में शेल दिख रहा है आप लोगों को। ये शेल यहाँ पे भी दिख रहे हैं और शेल आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, दोनों में शेल दिखते हैं। एक्चुअली में दोनों परलाइट ही तो होते हैं, दोनों दोनों एक्चुअली में परलाइट, दोनों दोनों का परलाइट और बेनाइट दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। परलाइट भी अल्फा प्लस Fe3C होता है और बेनाइट भी अल्फा प्लस Fe3C होता है। देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे पोर्शन में यहाँ तक था परलाइट था, पर यहाँ पे आपको कुछ भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है इधर। तो इधर अपन बी लिखा है, इधर पी लिखा है, तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस Fe3C जहाँ पे था, यहीं पे यहाँ पे भी अल्फा प्लस Fe3C। तो मतलब दो अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर है, मटेरियल सेम है। मतलब जैसे अपन नहीं कहते हैं कि हमारा मटेरियल एल्यूमिनियम है, पर एल्यूमिनियम को अगर अपन हीट ट्रीटमेंट करके, किसी का एक का हीट ट्रीटमेंट अपन ने किया, एनियलिंग किया, दूसरे का अपन ने किया नॉर्मलाइजिंग किया, पर कहलाएगा तो वो एल्यूमिनियम ही ना, कहलाएगा वो Al। और अपन ने अलग अलग तरीके से हीट ट्रीटमेंट किया। पहले अपन ने 540 से ऊपर तक अपन ने टेम्परेचर पे कूल करके उसके बाद अपन ने रख दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो परलाइट मिला था। उसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस Fe3C। और दूसरी बार अपन ने 540 से कैसे नीचे तक अपन ने कूलिंग की, फिर उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो अपन को मिला बेनाइट। तो इसकी भी माइक्रो, इसका ये बस दोनों में दोनों के कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों का माइक्रो स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों का कंपोजिशन क्या है, अल्फा प्लस Fe3C है। कंपोजिशन गलत बोल रहा हूँ, कंपोजिशन तो अलग अलग होता है, पर दोनों का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है, अल्फा प्लस Fe3C। तो समझ में आया। इसके बाद अपन ने स्पीरियोडाइज पढ़ा था, स्पीरियोडाइड अपन ने पढ़ा था क्यों कैसे होता है, एनियलिंग से प्रोसेस से होता है। और इसको बनाया जाता है या तो बेनाइट या तो परलाइट से, डायरेक्ट एस्टेनाइट से अपन एनियलिंग करके स्पीरियोडाइड नहीं बना सकते थे। परलाइट को पहले, परलाइट को कैसे बनाना है, जैसे परलाइट लिया अपन ने या फिर बेनाइट लें, दोनों में से किसी को एक लें। पहले अपन, हमारे पास मान लो परलाइट एक मटेरियल है, उसको अपन ने एग्जाम्पल लिया है, देखिए उसको 24 घंटे के लिए 700 डिग्री सेल्सियस पे अपन ने फर्नेस में रखा, 24 घंटे के लिए। उसके बाद अपन ने उसको, अब 700 डिग्री सेल्सियस पे आ गया वो 24 घंटे में, 700 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, मतलब ये क्या बन गया, अस्टेनाइट बन गया। अस्टेनाइट बनने के बाद उसके बाद इसको क्या, इसको क्या करते हैं अपन, स्लो कूलिंग करते हैं। स्लो कूलिंग करते हैं कैसे, स्लो एयर कूलिंग की जाती है, एयर कूलिंग करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, स्पीरियोडाइट मिलता है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, डक्टाइल रहता है, डक्टाइल रहता है। और देखिए यहाँ पे रेगुलर आपको ग्रेन्स मिल रही हैं, शेप आपको कहीं कहीं पे रेगुलर ग्रेन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे डक्टिलिटी इंप्रूव हो गई है। दूसरा, स्ट्रेस रिलीव हो गया है, ठीक है, स्ट्रेस रिलीव हो गया है।
यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग था, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कांटे टाइप के शेप दिखाई दे रहे हैं, और जो ग्रेन्स हैं वो बहुत ही इरेगुलर साइज एंड शेप के थे। यहाँ पे आपको बेनाइट और परलाइट दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल के होते हैं। अब आप पूछेंगे कि बेनाइट ज्यादा ब्रिटल होता है कि परलाइट, तो मैं कहूंगा बेनाइट ज्यादा ब्रिटल मटेरियल होता है एज कम्पेयर टू बेनाइट, सॉरी परलाइट। ठीक है, इसके बारे में अपन ने स्टीरियोडाइट के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद अपन ने बोला था कि अपन अब मार्टेनसाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका मार्टेनसाइट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका हीट ट्रीटमेंट होगा। हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका कुछ नहीं बचेगा। हीट ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आपका जो चैप्टर बचेगा, मैं एक बार चैप्टर दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ कि भाई हुआ क्या क्या है। हाँ सर, एक बार देख लेते हैं, कंफर्मेशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो मैंने ये है आपका सिलेबस, यहाँ तक ये पूरा आयरन कार्बन डायग्राम हो गया है, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम हो गया है ना। अब ये वाला चैप्टर बचा हुआ है, फ्लूइड एनियलिंग, स्ट्रेस रिलीफ, और ये है हीट ट्रीटमेंट चैप्टर। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट चैप्टर। इसके बाद आपका जो यूनिट है बचता है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, पॉलीमर्स, पूरा थियोरेटिकल है। इसको मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस लगेंगे, पीपीटी को अपन को देखना है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो अपन ने बता दी थी पहले ही आपको। और टेस्टिंग जो अपन ने लैब में किया था, वर्चुअल लैब में अपन ने टेस्टिंग अलग अलग मटेरियल की देखी थी। टेंसाइल, हाँ सर, कंप्रेशन, शियर अपन ने वो देखा था। हार्डनेस टेस्टिंग मशीन देखी थी, पिडनल हार्डनेस, विकर हार्डनेस, रॉकवेल, तीनों अपन ने पढ़ी थी। यूटीएम भी पढ़ा था। यूटीएम में कौन सा होता है, टेंसाइल, कंप्रेशन और शियर। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट अपन ने नहीं पढ़ा है अभी, आयोजोड और शॉर्टपीड वो अपन पढ़ेंगे दिवाली कंप्लीट होने के बाद। दिवाली के बाद अपन ये चीजें बची है इसमें, इम्पैक्ट टेस्ट, आयोजोड, चार्टपी और फटीग एंड क्रीप टेस्ट। ठीक है, ये आपका लैब में कवर होगा चीजें। ठीक है, दिवाली के बाद लैब में कवर होगा। ठीक है, आया समझ में। तो यस सर। आपका मेनली जो टॉपिक जो ये बचा हुआ है, ये आपका 2 दिन की क्लास का है टॉपिक। ये वाला 2 दिन की क्लास का टॉपिक है, 2 या 3 दिन। इसके बाद ये बिल्कुल थियोरेटिकल है। मैं सच्ची बताऊं आप लोगों को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा भी ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं है, नॉन मेटेलिक मटेरियल पूरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मतलब मेरी बहुत वीक है। तो उसके लिए अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा पढ़ के आप लोगों को समझाऊंगा, समझ में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो इसमें। ये मेरा वीक पोर्शन है, तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी बस आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और मेन जो पोर्शन है आपका 70% कोर्स में, 70 से 80% कोर्स कह सकता हूँ आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी बस पोर्शन जो बचा हुआ है थोड़ा सा, वो अपन आपका दिसंबर तक तो खींचेगा। जनवरी में एग्जाम होंगे, दिसंबर तक तो आपको खींचेगा ही खींचेगा। तो अपन क्या है, नवंबर की एंड और दिसंबर की फर्स्ट वीक तक अपन कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्रैश कोर्स में क्या रहेगा, एक दिन रिवीजन रहेगा पूरे यूनिट का, फिर उसके दूसरे दिन उसका अपन क्विज लेंगे। ठीक है, दूसरे दिन उसका क्विज लेंगे। ऐसे क्या होगा, रिवाइज होगा, आपके हर चैप्टर रिवाइज होंगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स टाइप का स्टार्ट करेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद। ठीक है, क्रैश कोर्स नहीं करा सर पाए, हाँ एक मिनट रुको, क्रैश कोर्स नहीं करा पाए, थोड़ा टाइम नहीं बचा अपने पास। टाइम अगर नहीं बचा तो अपन क्विज लेंगे, डेट अपन बताएंगे, उस हिसाब से आप पढ़ेंगे, फिर क्विज लेंगे। ठीक है, हाँ बोलो क्या डाउट है। सर, इसमें आपने 5 यूनिट में मतलब आधे टॉपिक दे रखे हैं, बुक में कुछ ज्यादा ही टॉपिक दे रखे हैं। कहाँ पे, ये 5 सिलेबस है यूनिट है ना आपका, सर, तो ये है ना, ये देखें ना,
यहाँ पे हाँ सर, नीचे नीचे है ना ना यहाँ पे। हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ सर। स्टील आयरन ये सब है ना, हाँ सर। हाँ ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये आपने अच्छा ध्यान दिलाया, ये भी बचा हुआ है, मैंने नीचे तो ध्यान ही नहीं दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ हाँ स्टील और कास्ट आयरन, इसके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा मैं, कुछ नहीं उसको पढ़ना है। इसमें कास्ट आयरन में अलग अलग टाइप के ग्रे कास्ट आयरन, पिगमेंटल कास्ट आयरन, इन सब के क्या है कंपोजिशन और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होती है। इसको पढ़ाने का हाँ कुछ सर। नहीं है, आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर कर लूंगा, ठीक है। बीआईएस ओके। स्टैंडर्ड कोई काम का नहीं है, नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा सा यस इंट्रोडक्शन सर। है नैनो मटेरियल्स का, तो नैनो मटेरियल्स के बारे में, नैनो मटेरियल्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है मेरे को, तो मैं आप लोगों को नैनो मटेरियल्स के बारे में बता दूंगा। इंट्रोडक्शन है सिर्फ नैनो मटेरियल्स का, तो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। और सिरेमिक्स इंजीनियरिंग, सिरेमिक्स में अपन को क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस, है ना, एप्लीकेशंस, सिरेमिक्स की एप्लीकेशंस पढ़नी है, फाइबर कंपोजिट मटेरियल के बारे में पढ़ना है ना। तो ये आपके बेसिक बेसिक टॉपिक हैं, एक एक दो दो दिन के हैं, ये अपन कंप्लीट करवा लेंगे, चिंता आप लोगों को चिंता, कोर्स कंप्लीट होने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम का कुछ आया है क्या गाइडलाइन? मेरे ख्याल से आपका एग्जाम जनवरी में होंगे, हाँ सर, 8-9 जनवरी से स्टार्ट। जनवरी में होंगे। अभी मैं छुट्टी अप्लाई की है, कल से लेके छुट्टी पे हूँ मैं। दिवाली के बाद हम ऐसा नहीं है कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, सारे मटेरियल लेके जा रहा हूँ मैं। कभी भी मेरे को क्लास लेनी होगी, कभी भी मैं फ्री रहा, तो अगर मैं फ्री हूँ बीच में, तो आप लोगों को मैं क्लास में, मतलब ग्रुप में मैं लिख दूंगा कि ग्रुप में मैं क्लास अनाउंस कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। दिवाली आप एंजॉय कीजिए, है ना, दिवाली आप एंजॉय कीजिए, दिवाली के बाद अपन क्लास लेंगे। रेगुलर नहीं कहूंगा मैं क्लास लूंगा रेगुलर, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, तो घर पे कभी भी कोई भी काम हो सकते हैं। तो जिस टाइम पे मैं फ्री रहा, आप लोगों को मैं शेड्यूल कर दूंगा, आप उस टाइम पे प्रेजेंट रहिएगा, आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? यस सर। वैसे मैं छुट्टी, ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ, 22 तारीख तक छुट्टी पे हूँ मैं। आज भी छुट्टी पे हूँ पर क्लास ले रहा हूँ मैं। मैंने सोचा कि आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। चलिए, यस तो ये अपन, सर। अभी भी बहुत कम लोग आए हैं, ठीक है। तो मार्टेन साइट क्या होता है? मार्टेन साइट सिंपली क्या होता है, जैसे अपन ने ये स्पीरियोडाइट पढ़ा ना, स्पीरियोडाइट में क्या किया, अपन ने पहले हीट किया, फिर उसके बाद अपन ने एयर की कूलिंग की, एयर कूलिंग की। अब एयर कूलिंग बताओ, अब आप बताओ, लोहे को आप गर्म कर, लकड़ी को, मैंने एग्जांपल लिया था लोहे और लकड़ी का, लोहे को गर्म करो, लकड़ी को गर्म करो, दोनों को आप एयर पे रखो गर्म, ठंडा होने के लिए। लोहा जल्दी ठंडा हो जाएगा, लकड़ी तो गर्म ही रहेगी, ठंडी होगी ही नहीं, ऐसा लगता है। 2 दिन तक, 3 दिन तक रखेंगे, फाइनली वो एनवायरमेंट टेम्परेचर तक पहुंचेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम लगे, ऐसा लगता है जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर ही है लकड़ी का अभी तक, है कि नहीं। तो अपन जो भी किसी भी मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट करके करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग करते हैं तो उसमें कूलिंग कौन सी हो रही है, वो कूलिंग कौन सी होती है, वो कितने तरह की होती है, वो मैं पहले बता रहा हूँ। तो कूलिंग, उनकी कूलिंग पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एयर कूलिंग करते हैं तो बहुत ही स्लो कूलिंग होती है, ऐसा लगता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि अपन ने बेनाइटिक और वो देखा था, परलाइट देखा था। दूसरी होती है वाटर कूलिंग, दूसरी होती है वाटर कूलिंग। अपन क्या करते हैं, लोहे को निकालते हैं, आपने देखा भी होगा लोहार क्या करता है, लोहार जो करता है, लोहे को पीटता है, गर्म लोहा होता है बिल्कुल लाल, उसको पीटता है, पीटने के बाद सीधे पानी में डाल देता है। तो वो क्या करता है, वाटर कूलिंग करता है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट कूलिंग हो गई उसमें। और कूलिंग कब तक, कहाँ तक होती है, एनवायरमेंट टेम्परेचर के को क्या अपन क्या कहते हैं, एनवायरमेंट टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, एनवायरमेंट टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या फिर रूम टेम्परेचर कहते हैं ना, हाँ सर, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर कहा जाता है।
तो फिर वो फाइनली ऑन द स्पॉट रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। ठीक है, एक उसके बाद दूसरा एक कूलिंग होता है, कूलिंग वो कूलिंग होता है आपका ऑयल कूलिंग होता है। वाटर की जगह अपन ने क्या किया, ऑयल की कूलिंग की। तो वाटर में कूलिंग करने में टाइम बहुत कम लगता है, उससे कम टाइम उससे ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ऑयल कूलिंग करने पे। ऑयल कूलिंग और एयर कूलिंग जैसे अपन कंपेयर करें कि भाई एयर कूलिंग कर रहे हैं वाटर कूलिंग कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में आता है आपका क्या है, ऑयल कूलिंग। ऑयल कूलिंग भी की जाती है, ऑयल में डाला और कूल किया, तो उसमें ऑन द स्पॉट कूल कूल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ऑयल क्या रहता है, ऑयल की में लुब्रिकेंट शक्ति बहुत ज्यादा रहती है, और जो पार्टिकल्स रहते हैं वो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा रहता है। मतलब उसको अपन कोहेरेंट फोर्स बोलते हैं। कोहेरेंट दो तरह के फोर्स होते हैं, अधेशन और कोहेजन। कोहेजन फोर्स उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो कोहेजन फोर्स की वजह से वो उसको कूल होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, पर कूल तो हो ही जाता है, क्योंकि आपका ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, इसके बाद होता है फर्नेस कूलिंग होती है। फर्नेस कूलिंग में क्या करते हैं अपन, पहले फर्नेस में रखते हैं, पहले में फर्नेस पे रखते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं। जैसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम को रखा 400 डिग्री सेल्सियस पे रखा है 2 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, फर्नेस कूलिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं निकालूंगा, निकाल के फिर से मैं फर्नेस को सेट करूंगा 25 डिग्री सेल्सियस। फर्नेस अभी कितना सेट है, 400 डिग्री सेट है, उसको मैं सेट करूंगा 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट करके उसको स्टेडी स्टेट में लेके आके मटेरियल को अंदर रखूंगा। अंदर रखूंगा, मटेरियल जो आपका 400 डिग्री सेल्सियस है वो 25 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप ये हो गई कूलिंग कैसी, फर्नेस कूलिंग हो गई। पर यहाँ पे आप ये देखिए कि ऐसा ये फर्नेस कूलिंग हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। फर्नेस कूलिंग के लिए एडवांस मशीन यूज होती है, वो जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए आपका मटेरियल। अब जैसे मान लीजिए मैंने फर्नेस कूलिंग की जो अभी प्रोसेस बताई, उसमें मैंने क्या किया, पहले मटेरियल को निकाला। अब मटेरियल को निकाला और जो मैंने उसको पहले फर्नेस को मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया, तो वो सेट होने में कम से कम 15 मिनट तो लगाएगा ही। अब 15 मिनट तक तो मटेरियल जो है और आपने एनवायरनमेंट में रखा है वो कूल तो होगा ही होगा ना। 15 मिनट में थोड़ा तो कूल होगा, 400 से कुछ कुछ तो कम होगा कि नहीं होगा, होगा, यस। हाँ होगा, हाँ यस सर। होगा ना कुछ तो कम होगा। तो मतलब अपन को अपना जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा, हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसके लिए एडवांस मशीनें आती हैं, वो डायरेक्टली क्या होती हैं, डायरेक्टली वो पहले से ही अपन सेट करके रखते हैं। पहले ये 400 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे उसी के साथ ही सेट होता है। बहुत एडवांस फर्नेस आती हैं हमारे पास, जो फर्नेस पड़ी हुई है कपोला सॉरी मफल फर्नेस पड़ी हुई है, वो एडवांस नहीं है बिल्कुल, बहुत ही एडवांस आती है। मैंने देखिए तीन तीन तरह की कूलिंग एक साथ हो सकती है, 3 तरह की कूलिंग एक साथ हो सकती है विदाउट एनी कांटेक्ट इन एनवायरनमेंट। ठीक है, आपका मटेरियल कांटेक्ट में, बिल्कुल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ऑन द स्पॉट आपका मटेरियल वहां से खिसक के चला जाता है उस बॉडी में जहाँ पे सेट है 25 डिग्री सेल्सियस, वहां पे सेट है 25 डिग्री सेल्सियस को सेट करते हैं, आधा घंटा सेट कर लिया, तो आधे घंटे बाद वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको निकाल लेंगे, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फर्नेस कूलिंग कहते हैं। ठीक है, मार्टिन साइट कैसे बनता है, मार्टिन साइट में भी देखिए, मार्टिन साइट में क्या किया जाता है, रेपिडली कूलिंग, क्विंचिंग, जो लोहार यूज करता है, जो लोअर use to add to room temperature. Martensite forms when austenite is rapidly cooled या फिर उसको अपन क्विंचिंग भी कहते हैं टू रूम टेम्परेचर टी। तो अपना ऑस्टेनाइट कितने टेम्परेचर पे मिलता है, 727 डिग्री सेल्सियस के बाद मिलता है। तो अपने पास जो मटेरियल है, जैसे मान लो कोई स्टील है, वो अपन ने हाथ में पकड़ के बैठे हैं, तो इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर पे है। तो अपन क्या करेंगे, उसको पहले तो फर्नेस को सेट करेंगे 750 डिग्री सेल्सियस, 727 है ना, तो 727 होता है, तो 750 मान लो हमने कर लिया।
750 डिग्री सेल्सियस के लिए अपन ने 6 घंटे के लिए सेट कर लिया, अपन ने मान लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, है ना। 6 घंटे के लिए अपन ने सेट कर लिया, और वो आपका 750 पहले तो उसको स्टेडी स्टेट में लेके आना होता है। स्टेडी स्टेट आप अभी नहीं समझेंगे, हीट ट्रांसफर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसमें समझ में आएगा। वो क्या है कि सेट होता है, सेट हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होता है। नहीं तो वो 750 जो सेट कर रहे हो, जो अभी अभी जैसे मान लीजिए मैंने फर्नेस मैंने चालू की है, उसमें अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, पर वो अपन को फर्नेस को कितना न किया है 750, तो 750 सेट करते हैं ना, तो वो 100 से लेके बढ़ना चालू होता है, फिर 750 पे जाके जैसे ही 750 आता है फिर वो रुक जाता है, मतलब वहां पे टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो गया, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो 750 पे पहुंच गया, फिर इसके बाद अपन ने मटेरियल को रखा, 6 घंटे के लिए रखा, अब वो गर्म हो गया, 750 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। फिर उसके बाद अपन ने निकाला, उस मटेरियल को निकाल के सीधे पानी में डुबका दिया हमने, पानी में डाल दिया, तो पानी में वो ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वो रूम टेम्परेचर पे जो फिर वो जो फॉर्मेशन होगा, जो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है आपका, मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन, मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं पूरा समझा दिया है, पढ़ लेते हैं। इट फॉर्म्स नियरली इंस्टेंटेनियसली व्हेन रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर इज रीच्ड। द ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट डज नॉट इन्वॉल्व द डिफ्यूजन, does not involve the diffusion, इसमें डिफ्यूजन नहीं होता है, सीधे आप हीट करके सीधे कूल करते हो, मतलब कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे, कार्बन परसेंटेज चेंज नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन परसेंटेज यहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो मतलब कार्बन का डिफ्यूजन इसमें नहीं होता है, सीधे बस टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ये। जितना ज्यादा टेम्परेचर पे लेके जाओगे, जितने कम टेम्परेचर पे कूल करोगे, जितना जल्दी फास्ट कूल करोगे, तो यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता है, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ग्रेन ग्रोथ के थ्रू होता है। मतलब अपना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लिएशन से नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से होता है, न्यूक्लिएशन प्लस ग्रेन ग्रोथ। न्यूक्लिएशन में होता है आपका डिफ्यूजन, और ग्रेन ग्रोथ में आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, ए थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। नो थर्मल एक्टिवेशन इज नीडेड। ठीक है, थर्मल एक्टिवेशन नॉट नीडेड। ठीक है, यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं ए थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ईच एटम डिस्प्लेसेस a small distance to the transform from FCC gamma austenite to martensite, which has a body एक मिनट रुकना बेटा। ओके विनोद कुमार, यू कैन गो नाउ। आपकी अटेंडेंस में लगा दूंगा, अटेंडेंस में ही लगाऊंगा। जा सकते हैं आप। अपन स्टार्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कि जब रूम टेम्परेचर पे अपन को कितना क्या मिलता है, अल्फा फेराइट मिलता है ना, अल्फा फेराइट, वहां पे अल्फा फेराइट का क्या रहता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है, गामा का होता है एफसीसी, फिर उसके बाद डेल्टा क्या क्या होता है एफसीसी। तो यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअली बीसीसी नहीं होता है। जब मार्टेनसाइट बनता है तो गामा आस्टेनाइट, जो गामा आस्टेनाइट है एफसीसी, एफसीसी कन्वर्ट होता है, बीसीसी में कन्वर्ट नहीं होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं होता है। अपन ने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे अलग अलग, एक तो उसमें क्यूबिक था, दूसरा टेट्रागोनल था, बहुत सारे थे ना, तो 7 तरह के थे। तो ये कन्वर्ट होता है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल में। ठीक है, टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, और उसमें भी बॉडी क्रिस्टल, मतलब उसमें बॉडी में बीच में एक क्रिस्टल है।
ठीक है। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर है जिसमें कॉर्नर में एटम है और बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे एटम है। तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये आपका ये एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है बीसीटी, इसको अपन क्या कहते हैं, बीसीटी यूनिट्स, ठीक है। लाइक बीसीसी मैंने लिखा भी है, लाइक बीसीसी बट वन यूनिट सेल एक्सिस इज लॉन्गर देन द अदर टू, ठीक है। मार्टेनसाइट इज मेटास्टेबल, बिल्कुल मेटास्टेबल है मार्टेनसाइट। क्यों मेटास्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको मेटास्टेबल का पहले ही डेफिनेशन में दे चुका हूँ। कैन परसिस्ट इंडेफिनेटली एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कहीं पे भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, बट विल ट्रांसफॉर्म टू इक्विलिब्रियम फेजेस। मार्टेनसाइट कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि रैपिड कूलिंग होती है। ट्रांसफॉर्म टू इक्विलिब्रियम फेजेस ऑन एनियलिंग एट द एलिवेटेड टेम्परेचर। अपन इसको इक्विलिब्रियम में कैसे ला सकते हैं, एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट करके लेके आ सकते हैं। अभी ये जो है मार्टेनसाइट वो बहुत ही ब्रिटल मटेरियल, हार्ड मटेरियल है और स्ट्रेंथन मटेरियल है, ठीक है। तो इसकी अगर हमें डक्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, डक्टिलिटी को इम्प्रूव करना है और उसमें जो स्ट्रेस फॉर्मेशन हुए हैं उसको रिलीव करना है, तो उसके लिए अपन को एनियलिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। Martensite can coexist with other phases and or microstructures in the FCC crystal structure. Martensite कहीं पे भी किसी भी फेस में एग्जिस्ट कर सकता है, बेनाइटिक में भी कर सकता है, पर्लाइटिक में भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्या पता। देखिए आपने कूलिंग करने में डिपेंड करता है। देखिए देखिए मैं डायग्राम के सामने दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए अपन ने, जैसे मान लो ये है, आपने इसको हीट करने में टाइम लगाया, अगर हीट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, मैंने इसको पहले हीट कर रहे हैं ना अपन, पहले मैंने हीट किया फिर रैपिड कूल किया, ऐसे इसको बना के दिखा रहा हूँ मैं, बना के दिखाना ज्यादा अच्छा है। देखो मैं अगर इसको हीट करने में टाइम नहीं लगा रहा हूँ, इतना टाइम लगा के जस्ट कूल किया, तो हमें परलाइट में भी मिल सकता है मार्टेनसाइट, ठीक है। अगर मैंने कूल करने में मतलब हीट करने में टाइम लगाया, मतलब बहुत धीरे धीरे हीटिंग की, 6 घंटे में न करके मैंने 24 घंटे इसको हीट किया, तो ये हीट हो गया बहुत देर के, फिर इसका कूलिंग तो रैपिड ही होगी, तो हो सकता है तो बेनाइट में जाके रुके वो, तो कहीं भी को एग्जिस्ट कर सकता है, पर वो बेनाइट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका मार्टेनसाइट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, हार्डनेस बहुत ज्यादा है, आया समझ में। तो ये अपन डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टोटली यहाँ पे चीजें जो डिपेंड करती हैं वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, कि भाई वो कहाँ पे जाके कोएग्जिस्ट करेगा, तो वो कहीं पे भी कोएग्जिस्ट कर सकता है। सिंस द मार्टेनसाइट साइट इज द मेटास्टेबल नॉन इक्विलिब्रियम फेज, इसको अपन क्या कहेंगे, मार्टेनसाइट को। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आ चुका है कि मार्टेनसाइट क्या होता है, मार्टेनसाइट क्या बताता है। मार्टेनसाइट इट इज अ मेटास्टेबल नॉन इक्विलिब्रियम फेज, ठीक है, ये एक ऑप्शन में आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो बहुत ज्यादा आता है, मार्टेनसाइट के बारे में पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा आता है। तो इस लाइन, इसको आप हेडलाइन बना लीजिए इसकी, ठीक है। इट डज नॉट अपीयर इन द फेज ऑफ एफसीसी फेज डायग्राम, एफसीसी फेज डायग्राम में आपको वो कभी नहीं दिखेगा, एफसीसी फेज डायग्राम में आपको परलाइट दिखेगा, आपको बेनाइट दिखेगा, एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको और फेजेस दिखेंगे, पर मार्टेनसाइट नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि परलाइट में भी मार्टेनसाइट हो सकता है, बेनाइट में भी मार्टेनसाइट हो सकता है, ठीक है। लेडेबोराइड एक अलग वो भी दिखता है आपका उसमें आयरन कार्बन डायग्राम में। लेडेबोराइड आपके कोर्स में नहीं है, लेडेबोराइड भी आयरन कार्बन डायग्राम में दिखता है, पर उसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है क्या, मार्टेनसाइट, ठीक है। ये माइक्रोस्ट्रक्चर ऐसा दिखता है मार्टेनसाइट का, मार्टेनसाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर ऐसा दिखता है।
The photo micrograph showing the microstructure, martensitic microstructure। तो कैसा होता है, निडल शेप्ड ग्रेन्स होती हैं इसकी। देखिए ये आपकी जो ग्रेन्स दिख रही हैं जो निडल शेप की हैं, ऐसा ट्रायंगल टाइप का बना रहे हैं, ब्लैक ट्रायंगल, कितने सारे ब्लैक ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। ग्रेन्स आर martensitic face and the white region are the austenitic that failed to transform during the rapid quenching। मतलब जो white portion जो है अभी भी austenite है। व्हाइट जो पोर्शन दिख रहा है वो अभी भी एस्टेनाइट है। क्यों? मतलब अभी मतलब ये मटेरियल जो होता है, मार्टेनसाइट मटेरियल है, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, एस्टेनाइट पूरी तरह से नहीं जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रैपिड कूलिंग। रैपिड कूलिंग की वजह से कुछ इसमें एस्टेनाइटिक प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, एस्टेनाइट की प्रॉपर्टीज रह जाती हैं। कभी भी तो माइक्रोस्ट्रक्चर अपन देखेंगे मार्टेनसाइट का, तो जो ब्लैक वाला पोर्शन दिखाएगा वो क्या बताएगा आपको, ये ब्लैक वाला पोर्शन आपको बताएगा मार्टेनसाइट और व्हाइट वाला पोर्शन क्या बताएगा, ऑस्टेनाइट। ठीक है। इसके बाद मैंने ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाया। जो मार्टेनसाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो BCT क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्टेनाइट या कहाँ पे पर्लाइट मिलता है। ये है आपका क्या, ट्रिपल टी डायग्राम फॉर पर्लाइट, बेनाइट एंड मार्टेनसाइट, तीनों के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 540 डिग्री सेल्सियस तक अपन को क्या मिलता है, पर्लाइट मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसके बाद 540 से 200 के बीच में अपन को कूलिंग करते हैं। स्लो कूलिंग करेंगे अपन, फास्ट कूलिंग नहीं, स्लो कूलिंग करेंगे तो ही अपन को पर्लाइट और बेनाइट मिलेगा। फास्ट कूलिंग करेंगे तो पता चला कि अपन को बेनाइट में ही मार्टेनसाइट मिलने लगे। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, बेनाइट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मार्टेनसाइट यहीं से स्टार्ट होता है, एम लिखा हुआ है, मार्टेनसाइट स्टार्ट। 50% मार्टेनसाइट यहाँ पे मिलेगा 200 से कम डिग्री सेल्सियस पे। 90% मिलता है 100 से थोड़ा ऊपर, मान लीजिए 130 140 पे अपन को मार्टेनसाइट मिलने लगता है। तो ये कंप्लीट ये ट्रिपल टी डायग्राम है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में आए ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में बताना है तो ट्रिपल टी डायग्राम आपको ये वाला बनाना है। ठीक है, एग्जाम में ट्रिपल टी डायग्राम आपको ये वाला बनाना है, उसमें आपको ऑस्टेनाइट दिखाना है। देखिए ऑस्टेनाइट ए यहाँ पे 50% ऑस्टेनाइट 50% पर्लाइट है, तो A+P लिखा हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट 100% पर्लाइट है। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 50% ऑस्टेनाइट 50% बेनाइट मिलेगा, और यहाँ पे 100% बेनाइट, और यहाँ पे 100% ऑस्टेनाइट। ठीक है, फिर ये जैसे ही ये कर्व ऐसे होके इधर होगा तो यहाँ पे मार्टेनसाइट स्टार्ट होगा, मार्टेनसाइट बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 50% मार्टेनसाइट 50% ऑस्टेनाइट, यहाँ पे 10% ऑस्टेनाइट और 90% मार्टेनसाइट रहेगा। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट ट्रिपल टी डायग्राम ऑफ आयरन कार्बन फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम। ठीक है, ये कूलिंग कैसे कैसे की है हमने उस हिसाब से दिखाया है। देखिए कैसे कैसे कूलिंग करके कहाँ पे पहुंच सकते हैं अपन। ये देखिए, ये ब्लू कलर वाला पोर्शन आपका दिखाया हुआ है। ब्लू कलर वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे अगर सबसे पहला वाला देखें, ऐसे अपन कूलिंग करके फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखेंगे। कितनी देर तक रखें ये भी डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है कितनी देर तक। देखिए सबसे पहला देखिए अपन ने कूलिंग किया, तो कूलिंग में कितना टाइम लगाया, 10⁻⁻1 है ये, तो मतलब 0.1 और यहाँ पर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, करीब मेरे को लग रहा है 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड तक अपन ने इसको कूल किया। कूल करके अपन ने इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा, कब तक, 10 सेकेंड तक। मतलब 0.5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक अपन ने कूल करके रखेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, ये यहाँ पे क्या मिलता है, 50% पर्लाइट 50% ऑस्टेनाइट, ये ब्लू का बता रहा है, 50% पर्लाइट 50% ऑस्टेनाइट। फिर अगर आप रैपिड कूलिंग करते हैं यहीं पे अगर रैपिड कूलिंग करते हैं, रैपिड कूलिंग मतलब 0 सेकंड में कूलिंग करेंगे। रैपिड कूलिंग टू
400 डिग्री सेल्सियस अगर करते हैं तो अपन को क्या मिलने लगता है, बेनाइट मिलने लगता है। ये देखिए यहाँ पे क्या मिला, बेनाइट, ऑस्टेनाइट प्लस बेनाइट मिलने लगता है। ठीक है, एक तरह का ये हीट ट्रीटमेंट बताया, हीट ट्रीटमेंट कैसे कैसे होती है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट तो आगे चल के अपन पढ़ेंगे, फिर भी आप यहाँ पे कर्वेचर में ट्रिपल टी डायग्राम में हीट ट्रीटमेंट देख सकते हैं। ये दूसरा क्या दिखा रहा है, देखिए दूसरा रैपिड कूलिंग कर रहा है, दूसरा कूलिंग कर रहा है, दूसरा जो कूलिंग कर रहा है रैपिड कूलिंग नहीं कर रहा है, दूसरा कूलिंग कर रहा है 0.5 सेकेंड तक